जय हो मां गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके मेरे घर में आकर के मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय। गंगा सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। नमस्कार दोस्तों, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है या फिर सरकार के निकम्मेपन का एक बहुत बड़ा प्रकोप। जी हाँ, जब गटर ओवरफ्लो कर जाए, बारिश लगातार किसी स्थान पे हो रही है और सड़क में पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग हो जाए और वही पानी घरों में घुस जाए, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी उस घर में घुसे हुए गंदे पानी को गंगा माँ का आशीर्वाद समझ करके अपना वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दे, तो समझ जाइएगा कि जो हमारे देश की जो विकास की नाव है वो बुरी तरीके से डूब रही है। थिंक अबाउट इट। ये सच में भक्ति है, अनभक्ति है, या फिर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है इनकी तरफ से सरकार को लेकर के? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहो तो। अब दोस्तों, गंगा मैया का आशीर्वाद चाहिए या फिर बहते हुए हमको नालों में देश की जनता की लाश चाहिए? क्योंकि इस पानी जो ओवरफ्लो होता है, जो वाटर लॉगिंग होती है, उसमें कई बार गहरे गड्ढे भी होते हैं जो लोगों को नहीं दिखते हैं। जैसे गटर के जो ढक्कन होते हैं, ढक्कन नहीं लगे होते हैं, लोग उस गटर में गिर जाते हैं, गिरते कहीं हैं और मिलते किसी और जगह पर हैं। ऐसी दुर्घटनाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अब इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि प्रयागराज और वाराणसी यानी कि काशी की, जहां पर याद होगा आपको 750 करोड़ रुपए की गंगा आरती की रोशनी अब सीवर के पानी में डूब चुकी है। सो गाइस, ये जो पर्सनैलिटी है, इनका नाम है दोस्तों, ये है दरोगा एक्चुअली चंद्रदीप निषाद, जो अपने घर में तैरते हुए जय गंगा मैया लगा करके डुबकी लगा रहे हैं, इसका जयकारा लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं ये लोग। तब असलियत ये है कि सिर्फ गंगा दर्शन की व्यवस्था में 667 करोड़ जनता के पैसे, सच कहूँ तो, इस गंदे पानी में डूब चुके हैं। ये पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? ये पैसा दोस्तों हम सब का पैसा होता है। जब टैक्स देते हैं ना हर वस्तु पर, वही कलेक्शन से इकट्ठा होकर के यहाँ पर इन सभी योजनाओं में खर्च किया जाता है। सो गाइस, ये एक्चुअली माँ गंगा नहीं आई है इनके घर पर, ये सरकार की निकम्मी नीतियाँ घर में घुस आई हैं, जिसका हम लोग काफ़ी दिल से, खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं उनकी इस निकम्मी नीतियों के ऊपर। जब कहते हैं कि गंगा मैया मेरे घर आ गई है, तो वो सिर्फ यहाँ पर नहा नहीं रहे हैं, वो सिस्टम की नाकामी पर शायद सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भैया आपके राज्य के अंदर जो आप कहते हैं कि विकास हो चुका है, तो विकास का असली तस्वीर ये है। क्योंकि रिकॉर्ड में, पेपर में रिकॉर्ड में कुछ और होता है और ज़मीनी हकीकत जब ज़मीन पर उतरते हो ना, तब चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, असली कितना विकास हुआ है ज़मीन पर। सो गाइस, अभी कुछ दिन से लगातार इलाहाबाद वाले शहर में लगातार बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है। बारिश की वजह से काफ़ी सारे स्थान जलमग्न हो चुके हैं। इलाहाबाद शहर की अगर हम बात करें इन इलाकों के बारे में, तो इनमें एक इलाका है कीटगंज, दारागंज, छोटा बगाड़ा, नैनी और एक है आपका फाफा माऊ। ये स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अगर कोई भी स्थान जलमग्न होता है, सबसे पहले क्या होती है, बिजली काट दी जाती है, जो अच्छा कदम है, बिजली काटनी भी चाहिए। क्योंकि कोई भी नेगेटिव हम लोग किसी भी घटना को हम लोग ओरिजिन नहीं दे सकते हैं ना, तो बिजली कटेगी, बिजली कहीं पानी में फैल ना जाए, काफ़ी लोग उसकी चपेट में ना आ जाए, तो बिजली काट दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है, स्कूल ठप पड़े हैं, हॉस्पिटल ठप पड़े हैं, और सरकार बस वही अपना जुमला करती है कि सब कंट्रोल में है, सब चंगा सी, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। सो गाइस, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ये हम मान लेते हैं, चलिए। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत बिल्कुल सटीक बैठ रही है इनके इस कथन पर? आज भी गटर को साफ़ करने के लिए हम लोग इंसानों का प्रयोग करते हैं, आज भी उसी स्टार्टिंग वाली जो हमारी फॉर्मेट चल रहा है, हम उसी पर अपने गटर साफ़ कर रहे हैं। क्या हम लोग विदेश की तरह एक मशीन नहीं खरीद सकते हैं गटरों को साफ़ करने के लिए? क्या इतना हमारे पास पैसा नहीं है? सोचिए। और एक तरफ आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। ये है आपका सबका साथ सबका विकास, ये है आपका अमृतकाल। चलिए वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। अभी इस बारिश में क्या हुआ है कि प्रयागराज और काशी में इस बाढ़ से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, और लगभग हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा 1200 करोड़ के आसपास इस यूपी सरकार को नुकसान हो चुका है इस बारिश की वजह से।
क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो ऑफिस कैसे रन होंगे, पहली बात तो लोग ऑफिस तक पहुँचेंगे कैसे, हर तरफ क्या वाटर लॉगिंग चल रही है, गटर का पानी घर तक घुसा है, पहला फ्लोर सबके क्या हो चुके हैं, अब दब चुके हैं, पानी के अंदर क्या हो चुका है, जलमग्न हो चुके हैं। हाँ, इन दरोगा के पास में अपना घर है, कई मंजिला इनके पास स्टोरी होंगी, तो एक अगर फ्लोर में पानी भर गया तो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, रात को वहाँ जाकर सो सकते हैं। लेकिन कुछ जनता यूपी के अंदर ऐसी भी है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी जिनके पास छत नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास झोपड़ी है तो झोपड़ी के ऊपर वो छत कहाँ से लाएंगे, तो वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, उनका पूरा घर इस बाढ़ के पानी में तबाह हो चुका है। सोचिए, अब ये गंगा माँ का आशीर्वाद है या फिर कुछ और, क्या कहेंगे इसको। अब इस बाढ़ की वजह से दोस्तों दर्जनों, कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष मौतें हुई हैं डूबने की वजह से। बिजली की कमी लगातार यहाँ पे चल रही है, भूख चल रही है लोगों के अंदर, बीमारी का तो क्या कहने ही क्या, गंदा पानी घर में घुसता है बीमारी पक्का होगी। और ऑलरेडी हर एक घर में ना आज के टाइम पे एक मरीज पक्का होता है। और कभी भी ना आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप गाँव देहात वाले एरिया में जाओगे ना, तो अगर आप किसी के भी हाथ में फलों की कोई अगर थैली देखते हो, तो वो फल या तो वो पूजा में इस्तेमाल करने वाला है, उसके हाथ में फल तब है, या फिर उसके घर में कोई बीमार है तब उसके हाथ में फल है। वहाँ गरीबी इतनी है कि वो डेली फल नहीं खा सकता कोई भी, बस 2 ही मेन चीज़ें होती हैं, तभी उनके हाथ में फल दिखता है, वरना फल नहीं दिखाई देगा। ये हमारे देश के अंदर गरीबी का कह सकते हैं कि स्केल। 750 करोड़ खर्च किए गए थे गंगा स्नान के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। 750 करोड़, ये अमाउंट कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर अब तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ का तबाह पड़ा हुआ है। जबकि जो एनजीटी है उसने यूपी सरकार को 5 बार नोटिस भेजा था, लेकिन यूपी सरकार ने सुनवाई कुछ नहीं करी, निर्बटा सन्नाटा। और 2019 में बाढ़ से होने वाली मौतें लगभग दुगनी हुई हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो 500 के आसपास की मौतें थी बाढ़ की वजह से, वो बाद में बढ़ करके 948 हो चुकी हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोचिए ना एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। और वहीं पर 1990 से लेकर के 2022 तक का अगर हम डाटा देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर, बाढ़, भूस्खलन और ठंडे मौसम से कुल 67,878 मौतें हुई हैं। और इनमें बाढ़ का योगदान लगभग 25,123 था। इन मौतों में हम कह सकते हैं कि 4.8% मौतें बाढ़ की वजह से हुई है। कुछ लोग बोलेंगे बस 4.8%, आंकड़ा वैसे काफ़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं, विकास हो रहा होगा। मैंने कहा ना, जो अंधभक्त होंगे जिनकी आंखों में एल्फे की पट्टी लगी होगी ना, तो नीचे नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर इसी 4.8 में अगर हमारा कोई अपना होगा तो ये आंकड़ा हमें बहुत अधिक लगेगा। क्योंकि जब तक ना चोट हमको नहीं लगती तो हमको उस चोट का एहसास नहीं होता। 2015 में पीएम मोदी ने क्या कहा था पता है, कि हम इस यूपी को, इस काशी को क्वाटा बनाएंगे। बड़े बड़े जुमले गढ़े गए हैं यूपी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही हो रही है। किसान इस समय धरना दे रहा है, अपने एमएसपी के लिए भीख मांग रहा है सरकार से। और एक तरफ हमारे भारत का युवा है जिसके साथ में कई शिक्षक खड़े हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। सोचिए एक बार। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहा है। करप्शन के तो खैर इंडिया में क्या नहीं किया। चलिए मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। लेकिन इससे पहले आप एक वीडियो को पक्का देखिएगा कि एक व्यक्ति है, उसकी बेटी एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके बाद वो किस तरह से जनता से दरख्वास्त कर रहा है, उसका भी अपना यूनिक स्टाइल है। आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा। फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, अब आम जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। हवाई जहाज़ की यात्रा करें तो प्लेन क्रैश हो जाता है या फिर एयरपोर्ट की छत गिर जाती है। रेल यात्रा करें तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है। और सड़क यात्रा करें तो पुल गिर जाते हैं। और यात्राओं के चकल्लस को चलिए हम छोड़ भी देते हैं। सब छोड़ छाड़ करके अगर हम अपने मन को सत्संग कीर्तन में लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लोग कुचल करके मारे जाते हैं। थिंक अबाउट इट। आपको याद होगा हाथरस सत्संग में क्या हुआ, 100 से अधिक लोग मारे गए थे। चलिए हम सब मोह माया छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ करके अगर हम घर बैठ करके पढ़ाई करें तो पेपर लीक हो जाता है। तो फिर आखिरकार आम जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। मैंने यूपी का एक वीडियो वॉच किया था इस बाढ़ वाली कंडीशंस में। तो एक डीएम थे, जी हाँ, डीएम खुद नाव चला रहे थे। मतलब कि अगर विकास का मतलब ये है कि नाव चलाने को कोई डीएम मजबूर हो जाए तो शायद इसको विकास नहीं, इसको शायद विनाश बोलते होंगे।
सोचिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर 850 करोड़ रुपए का सरकार ने खर्च किया था, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब भी यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम वही 50 साल पुराना है, वही ओल्ड पाइप पड़े हुए हैं, जो बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं कि ये इंटरनल कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुके हैं, जिनकी कैपेसिटी काफ़ी कमज़ोर है वाटर फ्लो करने की। वही चल रहा है सब कुछ। और क्राइम की अगर हम बात करें यूपी के अंदर, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर 2022 में उत्तर प्रदेश में 5,64,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। और कुछ आपराधिक मामले दर्ज होते नहीं है, बाहर से बाहर क्या होता है, रफा दफा हो जाते हैं। कुछ कमज़ोर तबका ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, चल भैया जो हुआ भूल जाओ, घटना थी भूल जाओ। समाज की बदनामी के डर से कुछ लोग पुलिस थाने तक जा कर के रिपोर्ट करते ही नहीं हैं। और हर दिन इस टोटल जो रजिस्टर्ड हुई है आपराधिक मामले, इसके हिसाब से हर दिन औसतन 1,550 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। और महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, या फिर ये जो राज्य है, वो लगातार टॉप 3 रैंक प्राप्त कर चुका है। ये है सबका साथ सबका विकास, ये है आपका अमृतकाल। और फेक एनकाउंटर के यूपी के अंदर तो कहने ही क्या। उत्तर प्रदेश में ठोक दो की नीति ने कानून नहीं जंगल राज को बढ़ावा दिया है। लेकिन कभी कभी ना, सच कहूँ तो जो चीज़ कड़वी होती है वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है। क्योंकि जब इन्होंने ये एनकाउंटर वाला जो डर पैदा करा ना, उसके बाद से शायद ये कहा गया है, वहाँ की जनता ये कहती है कि यहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है। अब लोग अपराध करने से पहले डरते हैं, कई बार सोचते हैं। लेकिन क्या सच में ये बात बिल्कुल सच है? अगर आप यूपी में रहते हो, अगर आप यूपी के नागरिक हो, तो शायद आपको ज़मीनी हकीकत अच्छे से पता होगी। तो वीडियो को पॉज करके अपना एक्सपीरियंस आप हम तक शेयर पक्का करिएगा। लेकिन अगर आपको बाढ़ से संबंधित डेप्थ में समझना है, तो आप किसी भी रिपोर्टर के ना जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसको पक्का देखा करो। बस आंकड़े पढ़ लिए कि एनसीआरबी ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट देखा करो। सो गाइस, एक चैनल है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों, स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। ये है आपको शुभांकर शर्मा, इनका यूट्यूब चैनल है। ये प्रॉपर ग्राउंड में जा करके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इन चैनल का पक्का विजिट करिएगा। और डेप्थ में अगर आपको समझना है कि आखिरकार दिल्ली यूपी के बॉर्डर में क्या चल रहा है, दिल्ली के अंदर कंडीशंस क्या है सरकार की, या फिर यूपी के अंदर क्या कंडीशंस है सरकार की, या सच में ज़मीनी हकीकत पर विकास हो पा रहा है, या फिर बस केवल एक जुमले हमारे सामने गढ़े जा रहे हैं, तो इस तरह के चैनल को आपने फॉलो करना चाहिए। चलिए फिलहाल आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। एक्चुअली जहाँ पर ना हम कह सकते हैं कि जहाँ पर नागरिकता का बोध खत्म हो जाए, गलती हमारी भी है, वहाँ भक्ति ही तसल्ली बन जाती है। शायद इन धर्मों के लिए यही होगा कि यार ठीक है, नागरिकता का बोध इनको नहीं होगा, बस ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें खोजना शुरू कर दो। और भक्ति सबसे बड़ी तसल्ली है इंसान के लिए। कहते हैं ना सिंपली, जो भगदड़ में मारे गए हैं, सत्संग कीर्तन में भागम भाग हुई, कुचल करके लोग मारे गए, तो बोलते हैं कि तो पुण्य भूमि थी, अच्छे मतलब करके समय पे गया है, उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया वगैरह। भाई हम जुमले करते हैं, एक बहुत बड़ा फेलियर है। अभी मनसा देवी में क्या हुआ था, मनसा देवी में कुछ दिन पहले भी बहुत तगड़ी मात्रा में भगदड़ हुई थी। एक माँ रो रही थी कि उसके बच्चे को पैरों तले कुचल दिया गया था। ये है इंसानियत क्या? जो पैर के नीचे आपके आ रहा है, आपको उसको हाथ देके उठाना चाहिए। इंसानियत इसे बोलते हैं, ना कि बस केवल उसके ऊपर चढ़ करके अपने आगे तक जल्दी बचना है। जान बचे तो लाखों पाए, पहले हम खुद को देखेंगे, बाद में जो मरता है पैर नीचे मरते रहे। क्या इसको बोलते हैं इंसानियत? क्या थिंक अबाउट इट। आप बस सोचते रहिएगा बस केवल हमारे वीडियो में। सो गाइस, सरकारी स्कूल यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बुरी तरीके से डूब चुके हैं। प्राइवेट स्कूल बुरी तरीके से इंसान को लूट रहे हैं। कोचिंग की फीस लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यूपी के अंदर स्कूल शट डाउन करे जा रहे हैं। शायद हर इंसान यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है, उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर यूपी की सरकार ने शायद ये तर्क दिया था कि यहाँ पर जिस स्कूल में 30 से 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग शट डाउन कर रहे हैं, उनको 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम एक स्कूल प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कि मर्जिंग वैसे शायद अब बंद हो चुका है। मर्जिंग वाला जो कंसेप्ट था, उसके बाद में यूपी सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही थी, तो इस कदम को यूपी की सरकार ने पीछे ले लिया है। क्योंकि भैया 3 से 4 किलोमीटर दूर पढ़ना छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पेरेंट्स के आधाड़ी मजदूरी करते हैं हम, तो पहले वो बच्चे को अपने स्कूल छोड़ेंगे, फिर लेके आएंगे, अगर पूरा दिन इसमें लगाएंगे बच्चों, फिर वो बंदा कमाएगा क्या बच्चों के लिए? तो यहाँ पे फिलहाल इस कदम को शायद पीछे ले लिया गया है। मेरे पास कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो तो आप मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे राहत शिविरों में जो बच्चे हैं, बच्चों के पास में ना तो कोई किताबें हैं, अब क्योंकि सारी किताबें उनके घर के अंदर पानी में बह चुकी हैं, ना इनके पास कोई इंटरनेट है, क्योंकि बिजली नहीं है तो नेट कहाँ से होगा, सब चीज़ ठप पड़ा है। और दूसरी तरफ आपको पता होगा SSC प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, मतलब कि वहाँ पर सरकार से वहाँ के बच्चे पेन और पेपर की भीख मांग रहे हैं। जी हाँ, माउस की भीख मांग रहे हैं लगातार। वो
यहाँ पर उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। भारत का युवा सड़कों पर है, भारत का जो किसान है वो धरने पर है, सड़क पर है। भाई अन्नदाता जब सड़क पर पहुंच जाए ना तो शायद इसको हम बोल सकते हैं कि ये शायद इसका विकास की तस्वीर नहीं बन सकती यहाँ से, ये शायद ये बहुत बड़े विनाश की कहानी लिखी जा रही है। सो गाइस सवाल ये नहीं कि गंगा की आरती होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए, करो, खूब करो, 24/7 करो, हर जनता को इसी मुहिम में शामिल कर दो, एक कंपटीशन पैदा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये कि असली ये है कि क्या 667 करोड़ रुपए खर्च करके भी घरों में, जी हाँ, सीवेज का पानी क्यों घुस रहा है, गंदा पानी आकर क्यों घुस रहा है। भाई जनता टैक्स देती है, आप क्या कर रहे हो भाई। और भारत के 112 स्मार्ट सिटी मिशन में से सिर्फ 31% प्रोजेक्ट जो हैं वो 2025 तक पूरे हुए हैं, केवल 31%। अगर आप ज़मीनी हकीकत देखोगे तो कुछ और ही होगी। भाई नई संसद बनी थी, आपको पता होगा ना, भाई नीली बाल्टी नीली बाल्टी नीली बाल्टी दिखाई दी थी, वो भी लीकेज हो गई थी। हमारा जो राम मंदिर बना था उसमें भी लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। तो इन प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। बस केवल क्या चलता है, फ़ोटो चलता है, उद्घाटन चलता है, नारियल फोड़ा जाता है और उसको पे एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। हमको लगता है कि भाई वाह क्या विकास कर रहा है हमारा भारत, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत अलग होती है। बाकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। सरकार ने कुछ करा ही नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, सरकार ने भी बहुत कुछ अच्छा किया है, ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि हम लोग कभी कभी ना कमियों के अंदर भी हम लोग खूबियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि हम लोग काफ़ी इंटरनल पॉजिटिव भी हैं, खासतौर पर सरकार को लेकर के। अभी ट्रंप ने हमारे ऊपर क्या करा, टैरिफ लगाया था, आपको याद होगा 25% का, और ये टैरिफ हमारे लिए काफ़ी अच्छा कदम भी कह सकते हैं हम लोग। गोदी मीडिया वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। अब इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि हमको किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के हमने अपने घर में पूजा पाठ करी थी, वो आपको अच्छे से याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में इसने क्या करा, हमारे देश की बात लगा दी, अपने देश की बात लगा दी। और रही बात पड़ोसी देश हमारे चीन के बारे में, चीन ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। तो हमको इससे ये सीख लेना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर चीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम करना चाहिए। हमारा जो पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है, हमारा तिरंगा भी मेड इन चाइना होता है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक वाले तिरंगे के बारे में, सोचिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चीन है हमारी जो बैसाखी बन चुका है, हमारा सहारा नहीं है, हमारी बैसाखी बन चुका है। हर जगह मेड इन चाइना की वस्तु मिलती है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि ठीक है, हमें स्वदेशी वस्तु को अपनाना होगा, अपने देश के अंदर वस्तु को तैयार करना होगा, रोजगार पैदा करना पड़ेगा। और हमारे भारत के अंदर बेरोजगार बहुत बड़ी संख्या में, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर हमको प्राप्त हो जाएगी आसानी से। चलिए अब बात करते हैं फिलहाल जो घटना घटित हुई है यूपी के अंदर बाढ़ की, तो उसका क्या समाधान हो सकता है, मतलब कि इससे हम बाहर कैसे निकले। सॉल्यूशन नंबर 1, जो सरकारी कर्मचारी है उन पर हमको नकेल कसनी होगी, उनको बहुत अधिक टाइट करना होगा। मतलब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, हर सरकारी दफ्तर में जितने भी उनके अधिकारी हैं, उनका जो खुद का कैबिन होगा, उन सब जगह एक एक बोर्ड लगा दो और बोर्ड में साफ साफ ये लिखो कि आपकी सैलरी टैक्स पेयर से आती है, जनता की टैक्स के पैसे से आती है, ये भूलो मत। तो उनको याद रहेगा ना कि भाई जो नगर निगम होगा प्रॉपर टाइम पर गटर वगैरह सीवर वगैरह साफ करते रहेगा अलग अलग। तो उनको याद दिलाया जाए कि आप जो पैसा ले रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2, हर कचरा फेंकने वाले पॉइंट पर एक साइन बोर्ड तैयार कर दिया जाए, एक बोर्ड वहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ कूड़ा फेंकना अपराध है, 5,000 रुपये का जुर्माना। देखा होगा आपको कुंभ में क्या हुआ, जब कुंभ जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में कितना टन कचरा प्राप्त हुआ है। लोग घाटों पर अपने कपड़े, जूते, चप्पल, अंडरगारमेंट सब वहीं छोड़ जाते हैं, सोचिए। तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए। और इस तरह से क्या होगा कि जो भारत का जो डेफिशिएट है वो ऐसे ही भर जाएगा अगर जुर्माने पर तरीके से फॉलो कर दिया जाए। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आनाकानी करता है, उसकी चेकिंग करो बहुत अच्छे तरीके से, पहुंच जाए एक टीम का एक मेंबर उसके घर पहुंच कर रिकवरी कर लेगा। और सॉल्यूशन नंबर 3, स्कूल कॉलेज में मोरल साइंस को गंभीरता से पढ़ाया जाए और कागज़ के ज्ञान से पहले नागरिक बनने का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि पैरों तले आपको कोई कुचल रहा है ना, उसके ऊपर दूसरा पैर रख के उसे प्लीज़ मत कुचलो, फिलहाल उसको हाथ दे करके उठा लो। भगदड़ में यही तो होता है। जब हजारों करोड़ नालों की जगह नारों पर खर्च किए जाएं, जब चुनाव में पानी की जगह पाखंड में इंसानों को बहा दिया जाए, और जब जनता को नफरत की नाव पर बैठा करके विकास के गंदे पानी में डुबो दिया जाए, तो गंगा माँ का घर आ जाना कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे चमत्कार फिर हर बार होंगे, जब भी बारिश आएगी गंदा पानी आपके घर के अंदर घुसेगा।
लेकिन यहाँ पर डूबते लोकतंत्र का सच कहूँ तो एक अंतिम संस्कार होता है। और हम पूछते हैं दोस्तों आपसे, क्या हम सिर्फ एक वोटर्स हैं या हम सच में एक इंसान हैं इनकी नज़रों में, सरकार की नज़रों में? क्या हम सिर्फ एक श्रद्धालु हैं या फिर सच में एक जागरूक नागरिक भी हैं? सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश को गंगा की धारा नहीं बल्कि समझदारी और जवाबदेही और विकास की धारा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपके शहर में गंगा आई है या फिर सिस्टम की एक बहुत बड़ी लापरवाही बारिश होने के बाद। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। आपके विचार स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है।